द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। तो ऐसे सभी भाई बंधु माताएं बहनें जिन्होंने बीएड की डिग्री अथवा बीटीसी की डिग्री कंप्लीट कर लिया है और इसके साथ साथ सीटेट का एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किया है और प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और कब प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी इसका इंतज़ार कर रहे हैं, तो ऐसे सभी अभ्यर्थियों के लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि दिल्ली सरकार में जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती होती है वो डीएसएसबी के माध्यम से होती है। तो डीएसएसबी पीआरटी का विज्ञापन आने वाला है, तो इस विज्ञापन में क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, ये परीक्षा किस प्रकार से होती है, इसका सिलेबस क्या होता है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, फॉर्म भरने की क्या योग्यता होती है, चलिए इन्हीं सब बातों पर हम लोग चर्चा करते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि डीएसएसबी पीआरटी में आरटीआई के अनुसार जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं उसके द्वारा बताया जा रहा है कि इसमें 1026 पदों के लिए आपका विज्ञापन आ सकता है, लेकिन जब विज्ञापन आएगा तो इसमें कम से कम 1000 से 2000 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। ये जो है मार्च की खबर है और अभी विज्ञापन नहीं आया है, तो 1000 से 2000 पदों के लिए आपका विज्ञापन आ सकता है दिल्ली सरकार में आपका प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए। आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। जैसा कि आप सभी लोगों को जानकारी होना चाहिए कि आपके जो उत्तर प्रदेश में सुपर टेट की परीक्षा होती है उसकी जो परीक्षा करने की रणनीति होती है, जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न होता है, सिलेबस होता है, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। और अगर आप दिल्ली सरकार के द्वारा ये केंद्र सरकार में प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं तो उसका सिलेबस बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो डीएसएसबी में प्राथमिक शिक्षक भर्ती का क्या सिलेबस है इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, जो आपकी परीक्षा होगी यानी एग्ज़ाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो जो परीक्षा होगी उसमें 2 पार्ट होते हैं। परीक्षा आपकी 2 घंटे का पेपर होगा, लेकिन जो पेपर होगा वो 2 पार्ट में विभाजित रहता है। पहला पार्ट क्या होता है? पहला पार्ट आपका 100 नंबरों का होता है। पहला पार्ट 100 नंबरों का होता है और इसमें आपके 5 सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं इस पर चर्चा करते हैं। आपने पहले बात किया कि हमारे 2 पार्ट में आपकी जो परीक्षा होगी 2 पार्ट में विभाजित होती है, 2 घंटे का पेपर होगा। जो पहला पार्ट है उसमें 5 सब्जेक्ट आते हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 100 नंबरों में 20 नंबरों को आएगा आपका सामान्य अध्ययन, जिसको हम लोग जीए कहते हैं, करंट अफेयर्स भी इसमें पूछी जाएगी। 20 नंबरों का आएगा आपका रीजनिंग, 20 नंबरों की आएगी आपकी गणित और 20 नंबरों का आएगा आपका इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें इंग्लिश के ग्रामर से संबंधित प्रश्न आते हैं। और 20 नंबर की आएगी आपका हिंदी लैंग्वेज, जिसमें हिंदी ग्रामर से संबंधित प्रश्न आते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर 100 प्रश्न आएंगे और एक प्रश्न 1 नंबर का होगा, यानी कि 100 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे पार्ट ए से। यानी कि 5 विषय पढ़ेंगे तो आपका पार्ट ए कंप्लीट होगा। अब चलते हैं पार्ट बी पर। पार्ट बी में क्या होगा भैया? पार्ट बी भी आपका 100 नंबरों का होगा। पार्ट बी भी आपका 100 नंबरों का होगा और 100 के 100 नंबर आपका मनोविज्ञान पूछा जाएगा, यानी कि पैडोलॉजी और सीडीपी से संबंधित जो प्रश्न होंगे पूरे 100 नंबरों के होंगे। तो इस प्रकार का आपका जो पेपर होगा वो 200 नंबरों का होगा, लेकिन इसमें टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई है। तो टर्म्स एंड कंडीशन क्या है इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। मान लेते हैं आप पार्ट ए वाला जो पेपर है 100 नंबरों का उसको देते हैं और आपके कम नंबर रह जाते हैं। देखिए यहाँ पर अलग अलग पार्ट के लिए पासिंग मार्क है, तो ये 40%, 35%, 30% है। इसका क्या मतलब है? तो अगर पार्ट ए आपने दिया है जो कि 100 नंबरों के लिए दिया है और आप जनरल कैंडिडेट हैं, तो जब तक आपके 40% मार्क नहीं रहेंगे, नंबर नहीं रहेंगे पार्ट ए में, तब तक आप पास नहीं माने जाएंगे। यानी पार्ट बी की कॉपी तभी चेक होगी जब पार्ट ए आप क्वालिफाई रहेंगे, और क्वालिफाई करने के लिए जनरल कैटेगरी के लिए आपको 40% यानी 40 नंबर लाना आवश्यक है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी में हैं तो आपको 35% यानी 35 नंबर लाना आवश्यक है, और अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी में हैं तो आपको 30% यानी कि 30 नंबर लाना आवश्यक है। तो जब पार्ट ए में कम से कम आपके इतने नंबर रहेंगे तभी आपका पार्ट बी की कॉपी चेक होगी। इस चीज़ को जानकारी में रखिएगा। सिलेक्शन तो 40% से होने वाला नहीं है, क्योंकि सिलेक्शन तो लाने के लिए आपको 65%, 70% नंबर लाना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। इसी प्रकार यहाँ पर पार्ट बी वाली कहानी भी है।
पार्ट बी में आपको क्वालिफाई करने के लिए इसी रेशियो में नंबर लाना पड़ेगा जिस रेशियो में आपको पार्ट ए में नंबर लाना पड़ा है। इस चीज़ को आप समझ रहे हैं। पार्ट ए और पार्ट बी दोनों क्वालिफाई करने के लिए जनरल को 40% और ओबीसी कैटेगरी को 35% और एसटी कैटेगरी को 30% नंबर लाना आवश्यक है। अगर आप पार्ट ए में इतने नंबर नहीं लाएंगे तो पार्ट बी आपकी चेक नहीं होगा, और पार्ट बी में आपका इतना नंबर नहीं आएगा तो आप फेल ही माने जाएंगे, आपकी कॉपी पार्ट बी वाली भी चेक नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पर आगे हम लोग की महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों से शेयर करना चाहते हैं। डीएसएसबी में प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी भाई बहन लगातार ये प्रश्न पूछते रहते हैं कि सर कोई ऐसा बुक बताइए जिससे हमारा संपूर्ण सिलेबस कवर हो जाए। तो ऐसे सभी अभ्यर्थियों के लिए चच्चू पब्लिकेशन अपना डीएसएसबी पीआरटी की बुक लेकर आया है। ये जो बुक है ये आपके पार्ट ए के जो आपके 5 सब्जेक्ट हैं उनको कवर करती है, यानी पांचों सब्जेक्ट के लिए आपको अलग अलग किताबें खरीदने की आवश्यकता नहीं है। ये पांचों सब्जेक्ट आपके एक ही बुक में कवर हो जाते हैं। और आपका पार्ट बी है जो कि मनोविज्ञान से संबंधित है, तो उसके लिए चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा एक अलग से बुक लाई गई है। तो अगर आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं तो यह बुक आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। आपको इधर उधर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें आपका संपूर्ण सिलेबस कवर किया गया है और यहाँ पर जितनी भी चीज़ें आपको बताई गई हैं वो सारी चीज़ें आपको एग्जैक्ट परीक्षा में देखने को मिलेंगी। तो अगर आप इस बुक को खरीदना चाहते हैं तो अपने नज़दीकी बुक स्टोर पर चक्षु पब्लिकेशन की इस किताब को खरीद सकते हैं। अगर ऑनलाइन आप मंगाना चाहें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप ऑनलाइन भी जाकर इस किताब को खरीद सकते हैं। चक्षु पब्लिकेशन एक प्रतिष्ठित ब्रांड है। जितनी भी परीक्षाएं होती हैं सबकी किताबें चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं। तो आप इस पब्लिकेशन पर भरोसा कर सकते हैं और इस किताब को पढ़कर आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने समझ लिया कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, आपका सिलेबस क्या है और किस हिसाब से आपका पेपर होता है डीएसएसबी पीआरटी में। अब जितने हमारे ओबीसी भाई बंधु हैं जरा ध्यान से सुने, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है कि भैया डीएसएसबी के जो फॉर्म होते हैं उसमें जो दिल्ली सरकार के मूल निवासी हैं, जो दिल्ली में मूल निवासी हैं वही आपके ओबीसी में काउंट होते हैं। अब उदाहरण के रूप में आप समझिए, मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट बना हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा और आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट केंद्र सरकार का भी बना है। तो केंद्र सरकार में और आप उत्तर प्रदेश सरकार में ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, लेकिन आप दिल्ली के मूल निवासी तो हैं नहीं, तो दिल्ली की सरकार के द्वारा आपका ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं बनाया गया है। इस प्रकार जब आप डीएसएसबी का फॉर्म भरेंगे तो आप जनरल में काउंट होंगे। इस चीज़ को ध्यान से समझ लीजिएगा आप लोग कि अगर आप उत्तर प्रदेश के ओबीसी हैं तो दिल्ली में जाएंगे तो वहाँ पर आप जनरल में काउंट होंगे। यानी कहने का सीधा सीधा मतलब है कि जो आपका यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40% है, यानी 40 नंबर है, वो आपको जनरल के हिसाब से 40 नंबर लाना पड़ेगा। 35% जो दिल्ली के मूल निवासी हैं, ओबीसी हैं, दिल्ली के मूल निवासी जो ओबीसी हैं उनके लिए 35% है। लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आपको जनरल में काउंट किया जाएगा। इस चीज़ को जानकारी में रखिएगा। और एससी एसटी कैटेगरी में कोई दिक्कत नहीं होती है। एससी एसटी जो कैटेगरी होती हैं वो पूरे देश में कहीं भी जाएं वो एससी एसटी में ही काउंट होते हैं। तो उनके लिए 35% नंबर यानी 100 में से 35 नंबर लाना ही आवश्यक है। ठीक है, तो ये क्वालिफाइंग मार्क आप समझ गए होंगे। ओबीसी का जो क्राइटेरिया है दिल्ली सरकार के द्वारा उसको भी आप समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है भैया, इस जो आपका पेपर होगा इसमें इंटरव्यू नहीं है, तो इंटरव्यू से आप बच गए हैं, इंटरव्यू आपको नहीं देना है। इस परीक्षा में आपका नेगेटिव मार्किंग की गई है और नेगेटिव मार्किंग कितनी है, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि अगर आप एक प्रश्न सही करते हैं तो जितना नंबर मिलता है उसके बजाय अगर आप 4 प्रश्न गलत कर देते हैं तो आपका हिसाब बराबर हो जाता है। यानी एक प्रश्न सही करने से जितना नंबर मिलता है 4 प्रश्न गलत करने से उतने नंबर चले जाते हैं। यानी आपका हिसाब बराबर होता है, ना आपको कुछ मिला ना आपका कुछ गया। ये होता है नेगेटिव मार्किंग 0.25 का मतलब।
चलिए आगे बढ़ें। यहाँ पर हम देखते हैं आपका जो पेपर होगा वो किस लैंग्वेज में होगा, यानी किस भाषा में होगा। तो आपका जो पेपर कराया जाएगा वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, आप सभी लोगों को समझना बहुत ही आवश्यक होता है। जैसा कि आपको पता है कि ये जो पेपर होगा ये ऑनलाइन होगा, CBT मोड पे होगा, ऑनलाइन पेपर होगा। केंद्र सरकार के जितने भी पेपर होते हैं सब ऑनलाइन ही होते हैं। लेकिन इसमें एक विशेष बात है, विशेष बात ये है कि इसमें क्रम से प्रश्नों को सॉल्व करना है, आगे से पीछे नहीं जा सकते हैं। इसके कहने का मतलब है, मान लीजिए आप पहले प्रश्न से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं और 20 नंबर तक आप सॉल्व करते हैं, फिर आपको लगता है कि ये वाला पोर्शन थोड़ा कठिन है, चलो हम आगे बढ़ जाते हैं और 50वें नंबर से आप क्वेश्चन को फिर स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो 50, 51, 52, 53 ऐसे आप सॉल्व करते हैं। फिर आप कहते हैं कि अरे मेरा तो छूट गया है, 21 से लेकर 49 नंबर तक के प्रश्न हमारे छूट गए हैं, लाओ पीछे पलटकर हम इन्हें सॉल्व कर लें। तो आप ये पीछे नहीं जा सकते हैं, बैक आप नहीं कर पाएंगे। 21 से 49 नंबर तक के प्रश्नों को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनको छोड़कर आप आगे बढ़ चुके हैं। सो आगे से पीछे जाने का ऑप्शन DSSB की परीक्षाओं में नहीं होता है, यानी कि आपको क्रम से प्रश्नों को सॉल्व करना है। आ रहा है तो करिए, नहीं आ रहा है तो उनको छोड़ दीजिए। ठीक है, ये यहाँ पर आपको रणनीति अपनाना है। बीएड वालों के लिए खुशखबरी है कि भैया बीएड वालों को इस भर्ती में शामिल किया जाएगा, आपको निकाला नहीं जाएगा। तो बीएड वाले भी इसको फॉर्म को भर सकते हैं, PRT की तैयारी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, फॉर्म भरने की क्या योग्यता होनी चाहिए। तो फॉर्म भरने में जो DSSB की परीक्षाएं होती हैं उसमें ग्रेजुएशन की डिग्री से कोई मतलब नहीं होता। ग्रेजुएशन से कितने नंबर है ये लोग देखते नहीं हैं, आपको सिर्फ इंटर से मतलब है, कक्षा 12 से मतलब है। अगर आप जनरल OBC हैं तो आपके 50% होना चाहिए, SC ST कैटेगरी के हैं तो आपके 45% होना चाहिए यह फॉर्म भरने के लिए। इसके साथ साथ आपके पास BEd, BTC, DLEd, BLEd इनमें से कोई भी आपके पास डिग्री होनी चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप CTET का जो पेपर होता है, पेपर फर्स्ट, वो आप क्वालिफाई होना चाहिए। ये जो डिग्रियां ऊपर लिखी हैं ये डिग्री आपके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका अभी BEd कंप्लीट हुआ नहीं है, आप लास्ट ईयर में हैं, फॉर्म भर सकते हैं, नहीं भर सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आपका CTET अभी जो CTET आया है 27 जो अप्रैल को CTET आया है, आप CTET का फॉर्म भर रहे हैं फिर भी ये फॉर्म भर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। आपके पास CTET की और ये ऊपर वाली सारी डिग्रियां आपके पास होनी चाहिए, तभी आप DSSB का फॉर्म भर सकते हैं। और CTET में कितने नंबर होना चाहिए आपको पता है, जनरल में आपके 90 नंबर होना चाहिए और OBC ST और SC जो कैटेगरी होती है उसमें 82 नंबर होना चाहिए, तब आप ये वाला DSSB का फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन फिर जहाँ ध्यान में रखिएगा कि जो हमारे उत्तर प्रदेश के OBC भाई बंधु हैं वो DSSB में जनरल में काउंट होंगे। तो अगर आप CTET में OBC कैटेगरी के हैं तो आपके 90 नंबर होना चाहिए, तब आप फॉर्म भर सकते हैं DSSB का। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है, एज उम्र सीमा कितनी है। तो जनरल कैटेगरी के लिए उम्र सीमा 30 वर्ष होती है, OBC कैटेगरी के लिए उम्र सीमा 30 वर्ष होती है, लेकिन इन्हें 3 साल की छूट मिलती है। लेकिन फिर वही बात है, अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आपका जो है वो जनरल में काउंट होंगे। ठीक है, और SC ST कैटेगरी के लिए 5 साल की छूट मिलती है, यानी 35 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। पिछली बार जब DSSB का फॉर्म आया था तो महिलाओं को 10 वर्ष की छूट दिया गया था, यानी 40 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अब जो फॉर्म आएगा उसमें महिलाओं को उम्र सीमा में कोई छूट नहीं दी जाएगी, यानी कि आप इसी कैटेगरी के हिसाब से फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है भैया, हाँ परीक्षा का समय, परीक्षा भैया 2 घंटे की होने वाली है। 2 घंटे में आपको 200 प्रश्न सॉल्व करना पड़ेगा। 2 घंटे यानी कि 120 मिनट का आपका पेपर होने वाला है। सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न कि भैया हमारी भर्ती कब आएगी। तो अब तक आपका फॉर्म आ जाना चाहिए था, अप्रैल बीतने वाला है, अब तक आपका फॉर्म आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक फॉर्म नहीं आया है। तो मई के लास्ट तक अथवा जून के महीने में आपकी भर्ती आ सकती है और 1000 से लेकर 2000 पदों के बीच में आपकी PRT की भर्ती आने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर जितनी भी जानकारियाँ थी वो सारी जानकारी आपको बता दिया गया है। और अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, उसका हम आंसर देने की कोशिश करेंगे। और कुछ भी आपको पूछना है तो कमेंट बॉक्स में सारी चीज़ों को आप लिख सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले किसी वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोग जम के तैयारी करिए, प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी करिए और जम के तैयारी करिए। अगर आप उत्तर प्रदेश में सुपर टेट और UP टेट की तैयारी करते हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग सुपर टेट और
यूपी टेट की ज़बरदस्त तैयारी कराते हैं, प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कराते हैं और गणित के जो कठिन कठिन प्रश्न हैं उन्हें भी सॉल्व कराते हैं। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, आपको ज़रूर से ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। चलिए मिलते हैं भैया हम लोग अगले किसी वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।